नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 14वीं कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 कड़ियों में मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जो आज़ादी की लड़ाई या अन्य किसी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए महापुरुषों ने कैसे कैसे आंदोलन किए। आज का जो चर्चा का विषय है वह है कि सरदार भगत सिंह ने आंदोलन के लिए कौन से रास्ते अपनाए, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने गांधी जी की, पटेल की और अंबेडकर की चर्चा आपसे कर चुके हैं। अब आप भगत सिंह के बारे का नाम सुनते ही आप जानते हैं कि नौजवानों में एक तरह से उनके खून एक तरह से उनका गर्म हो जाता है जब भगत सिंह के नाम सुनते ही। और भारत के इतिहास में भगत सिंह ऐसा नौजवान पैदा नहीं हुआ जो नौजवानों को इतना प्रेरित करता हो कि उसके नाम सुनने मात्र से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके एकदम उनका तन और मन एकदम गर्म हो जाता है। वैसे भगत सिंह की चर्चा करेंगे, उनके आंदोलनों की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आंदोलन की चर्चा करने के पहले भगत सिंह के जीवन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहेंगे। और वो जीवन भी ये बहुत थोड़े काल का था, मात्र 23 साल का जीवन था उनका, लेकिन 23 साल के जीवन में भगत सिंह ने जो कर दिया और दिखा दिया, और उनके और भी साथी थे, वैसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और मैं कहता दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो। अब हम शुरू करते हैं कि भगत सिंह का जन्म जो है 1907 में पंजाब में हुआ था। पंजाब का वो इलाका जहाँ जन्म हुआ था उनका, वो तो इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन उनका जो गांव था पंगा गांव, वो जहाँ वो जन्म हुआ था। लेकिन दूसरा जो गांव है उनका जो जन्म, उनका पूर्वजों का जो स्थान था, वो इस समय पंजाब में है और वो भारत में है। तो भगत सिंह साथ से लेके आप समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ा घटना उनके जीवन में बहुत अल्प आयु में घटी थी। वैसे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो 1919 में जालियांवाला बाग की घटना घटी। और जालियांवाला बाग की जब घटना घटी तो भगत सिंह साथ में जब 12 साल की उम्र उनकी थी, 12 साल में की उम्र में आप समझ सकते हैं कि कोई भी एकदम बच्चे थे। तो जालियांवाला बाग में जब आज़ादी की लड़ाई के लिए उस समय एक रोलट एक्ट आया था और उसके विरोध में, रोलट एक्ट के विरोध में देश के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटिशों ने एक कानून ऐसा बनाया था कि कभी को किसी को बिना किसी कानून के, बिना किसी उनके खिलाफ अगर सुबह हो या बिना किसी अन्य कारणों से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐसा कानून था कि जिसमें कि पुलिस को पूरी गिरफ्तारी की छूट मिल गई थी। उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहे थे। अब उस आंदोलन के जालियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ हुई है, सभा हो रही थी, और उसमें करीब करीब जनरल डायर था उस समय का, उसने एकदम से भीड़ पर गोली चलवा दी और उसमें करीब 1200 लोग मारे गए, हजारों लोग उसमें घायल हुए थे। बड़ा उस समय भारत के इतिहास में इतना निहत्थों पर इस तरह से गोली चलाया कि घटना शायद कभी नहीं हुई थी। तो भगत सिंह ने उस कोमल मन पर प्रभाव पड़ा कि ये तो अंग्रेजों की बड़ी जाति है और इसका ये आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी हिंसा हुई थी और वो भी निहत्थों पर गोली चलाई गई थी। वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, किसी तरह का नारा नहीं लगा रहे थे, भाषण हो रहा था, सुन रहे थे लोग। तो ये भगत सिंह के ऊपर बड़ा जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ा। अब भगत सिंह अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद उनको उनके पिता ने उनको लाहौर में दयानंद एंग्लो कॉलेज हाई स्कूल में उनका भर्ती करवा दिया और वहाँ से भगत सिंह अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय भगत सिंह में जो ये भावना थी ना आज़ादी के प्रति, और उसी समय उन्होंने एक नौजवान सभा बनाया जो कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सके। इसके पहले मैं बता दूं कि भगत सिंह के परिवार पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन में लगा हुआ था। उनके पिताजी भी स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे। उनके चाचा अजीत सिंह मशहूर क्रांतिकारी थे और गदर पार्टी से भी उनका संबंध था। और इसके अलावा भगत सिंह के चाचा का
उन्होंने भी अपने एक संगठन बना रखा था। उन संगठन से पूरा परिवार एक तरह से आंदोलन में लगा हुआ था, इस स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनकी ऐसी थी जो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए उनके अंदर एक उतावलापन था, और उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ना चाहते थे, उसको आज़ादी हासिल करने में वो हर तरह से प्रयत्न करना चाहते थे। इसीलिए जब से हाई स्कूल में आए तो उन्होंने एक नौजवान सभा बनाया, और ये नौजवान सभा में बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने जोड़ा। और हाई स्कूल में आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या उम्र रही होगी, 15-16 साल 17 साल की उम्र में इन लोगों ने नौजवान सभा का गठन किया। इसके बाद 1920 में जो गांधी जी ने उसी रूलेट एक्ट के तहत और जालियांवाले बाग के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चला रखा था, और जिसमें अंग्रेजों को किसी तरह से सहयोग नहीं करना था। तो गांधी जी के साथ देश भर में उस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे, स्कूल से बच्चे छोड़ के स्कूल की पढ़ाई छोड़ रहे थे। तो भगत सिंह भी उस कम उम्र में, भगत सिंह ने भी बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, और उन्होंने भी स्कूल के पुस्तकें जलाई, स्कूल छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, और विदेशी वस्त्रों का उन्होंने भी जलवाने में बहुत मदद की। जगह जगह उन्होंने भी बड़े उत्साह से भाग लिया, उनके दोस्तों ने भाग लिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 1921 में चौरी चौरा में एक ऐसा कांड हुआ जिसमें कि पुलिस का थाना फूंक दिया गया। थाना फूंकने का कारण ये था कि पुलिस वाले वहाँ के गांव के जो प्रदर्शनकारी थे चौरी चौरा में, जो आंदोलन में लगे थे, उनके बड़ी ज्यादती कर रहे थे, और उस जाति से परेशान होकर लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस का थाना फूंक दिया। तो चौरी चौरा में जब थाना फूंकने के बाद ये हुआ कि गांधी जी ने वो अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। इसका ये प्रभाव भगत सिंह जैसे नौजवानों पे ये पड़ा कि उनके मन में लगा कि ये आंदोलन गांधी जी का वापस लेना ठीक नहीं है। तो इसलिए वो असहयोग आंदोलन से उन्होंने अपने को अलग कर लिया। और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद और उनके बहुत सारे दोस्तों ने एक संगठन बना रखा था। उस संगठन में जाके उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से भेंट किया, और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो मिलके उन्होंने काम शुरू किया। अब वो जो संगठन था उनका, जो उन लोगों का भगत चंद्रशेखर आज़ाद और उनका, उस संगठन के रिपब्लिक एसोसिएशन, मैं उसका नाम आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था जिसमें कि ये सारे लोग जुटे थे। वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे क्रांतिकारियों का एक संगठन था, जो कि क्रांतिकारियों का अपने ढंग से वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह मिले तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में एक नाम और जुड़वा दिया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मतलब उस अपने क्रांतिकारी संगठन को वो एक लोग वैचारिक एक वैचारिक आधार देना चाहते थे कि ये एसोसिएशन केवल क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि इसका एक विचारधारा है कि अगर ये संगठन किसी तरह से सत्ता में आता है तो एक जो देश का निर्माण करेगा, वो एक सोशलिस्ट देश का निर्माण करेगा, ये उनका सोच थी। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से संगठन हुआ, और इस संगठन ने अपना काम करना शुरू किया। अब संगठन के सामने मजबूरी ये थी कि संगठन के पास पैसे की कमी थी। पैसा जुटाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, आप सभी जानते हैं कि काकोरी में उन लोगों ने एक तरह से, उसको तो कहा जाता है कि डकैती किया, सरकारी भाषा में तो उसको काकोरी डकैती कांड अंग्रेजों ने उसका नाम दिया। लेकिन वो काकोरी डकैती कांड नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों ने एक अपने आंदोलन को चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया। वो डकैती नहीं थी, बल्कि वो कहिए कि उनका क्रांतिकारियों को मानना था कि हमारा ये जनता का पैसा है
और जनता का पैसे के लिए के सरकार के अंग्रेज सरकार उसका उपयोग कर रही है। तो ये हमारा पैसा है, और हमारा पैसा अगर हम इसको लेते हैं तो ये लूटना नहीं है, बल्कि ये क्रांति को आगे बढ़ाने का एक पुनीत कार्य है। और इस भावना से उन लोगों ने वहाँ ट्रेन को रोका और ट्रेन से उस खजाने को उतारा, और उस खजाने में ज़्यादा पैसा उनको मिला नहीं, लेकिन फिर भी उस ज़माने में 4,000 रुपया उस खजाने से मिला। अब ये इस काकोरी में, इस कांड में जो लोग बाद में इनकी सबकी ये सन 9 अगस्त 1925 की घटना है। 1925 के जो काकोरी कांड हुआ, इस काकोरी कांड के बाद इसमें जो मुख्य रूप से थे वो यही थे कि अपने बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां के साथ उनमें जो रोशन सिंह थे, और रोशन सिंह के साथ साथ हमारे ये राजनाथ लाहिड़ी थे। तो इन 4 लोगों को 1927 में इनके खिलाफ मुकदमा चला, और अलग अलग जगहों पर इनको 1927 में 25 में ये घटना घटी, और इनके खिलाफ मुकदमा चल के 1927 में इनकी सबकी जगह अलग अलग स्थानों पर फांसी कर दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी गोरखपुर में किया गया, लाहिड़ी का गोंडा में किया गया, रोशन सिंह का फांसी इलाहाबाद में की गई, और अशफाक उल्ला खां की फांसी की गई फैजाबाद में। तो ये हमारे जो चारों काकोरी कांड में ये 4 शहीद जो है इनको फांसी दिया गया। ये सारी चीज़ें आंदोलन चल रही थी। अब ये इन पृष्ठभूमि में आप देखिए कि भगत सिंह तब तक जो है इस सारी चीज़ों को संगठन से भी जुड़ चुके थे और सारी चीज़ों को समझ चुके थे। तो भगत सिंह ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, और उस आंदोलन को अब समझने की जरूरत है कि भगत सिंह ने आंदोलन की शुरुआत कैसे की और क्या लक्ष्य रखे थे आंदोलन के लिए। अब भगत सिंह का पहला आंदोलन जो होता है वो 1928 का पहला आंदोलन है उनका। अब उसमें कहने को तो सैंडर्स को उन लोगों ने, जो सैंडर्स डिप्टी एसपी था लाहौर का, उसको उन्होंने गोली मारा। लेकिन इसको आप इस नज़रिए से मत देखिए। भगत सिंह ने 3 आंदोलन किए। एक आंदोलन था उसका, वो समझ लीजिए कि एक नौजवानों में साहस पैदा करने का था पहला आंदोलन, जिसको कि आप लाहौर में सैंडर्स को जो गोली मारी गई, इसको आप समझ सकते हैं कि ये नौजवानों में साहस पैदा, मैं बताऊंगा कि वो साहस पैदा करने की क्यों जरूरत थी। दूसरा उन्होंने एक आंदोलन किया, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो पार्लियामेंट है, जिसको आप संसद भवन कहते हैं, वहाँ उन्होंने वहाँ 28 में उन्होंने बम का धमाका किया। और तीसरा आंदोलन किया उन्होंने कि जेल में जब बंद हो गए तो 114 दिन की भूख हड़ताल की। तो अब ये तीनों आंदोलन देखिए उस तरह से कैसे भगत सिंह ने ये 3 आंदोलन किए बड़े कम समय में। ये 27 से शुरू होता है इनका आंदोलन, और ये तीनों आंदोलन 31 में जाके ख़त्म हो जाता है। मुश्किल से 4 साल के काल में भगत सिंह ने ये सारे तीनों आंदोलन करके दिखाया, और उसका इतना प्रभाव देश में पड़ा कि आप उसके प्रभाव का ये जन जन तक इस लोगों युवाओं में एक अजीब सा उत्साह पैदा हो गया था आज़ादी के लिए। अब पहले आंदोलन की बात करते हैं कि पहला सैंडर्स की डिप्टी एसपी की हत्या क्यों हुई। उस समय चल रहा था, उस साइमन कमीशन एक आया था, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था कि इनको अधिकार दिया जाए, ब्रिटिश भारत के लोगों को कुछ ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो अपनी व्यवस्था को चलाएं, इसके लिए उन्होंने अधिकार दिया था। अब ये सैंडर्स का ये अधिकार उनको दिया गया। इस पर लाला लाजपत राय, उस समय कांग्रेस के पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, उन लोगों ने ये जो कमीशन था वो लाहौर पहुंचने वाला था। तो जिस दिन लाहौर वो पहुंच रहा था, उस दिन स्टेशन पर उसके सामने प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय का जो एसपी था, उस एसपी ने कहा कि इस जुलूस को रोकना है, और उस एसपी ने इन लोगों पे, ये उसका नाम था जेम्स स्कॉट नाम था। तो जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया कि इन पर लाठीचार्ज किया जाए। लाजपत राय
को लाठी के उन पर लाठियाँ चली और उनके गर्दन में बहुत चोट आई और चोट के कुछ ही दिन बाद कि लाजपत राय की हत्या हो गई। हत्या ही कहेगा क्योंकि उन्होंने इस तरह से मारा। तो वो इसके बाद अब ये भगत सिंह वगैरह लोगों को ये लगा कि उनकी हत्या हो गई, इतने बड़े नेता की हत्या हो गई और उसके बाद भी ये लोग, देश के लोग उसका ये कुछ उनके प्रति प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं। क्या अंग्रेजों को दिमाग में ये आ गया कि भारत के लोग कायर हैं, भारत के लोग समझ नहीं सकते हैं? अब भारत के लोगों की जो कायरता थी वो ये भगत सिंह को दिल में बिल्कुल कचोट रही थी कि हम इतने बड़े लीडर को इस मामूली से एक सरकारी पुलिस के अधिकारी ने उनको लाठियों से मार के उनकी हत्या कर दी और हम लोग चुप बैठे रहे। तो ये जो उनको लगा कि हम बुज़दिल हैं, भारत के लोग कायर हैं, ये भगत सिंह और उनके साथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इस कारण उन्होंने लगा कि इसका बदला हमें लेना ही लेना है। तो अब इसको बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि इसको बदला कैसे लेंगे। क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा कि बदला लेने का सबसे तरीका ये है कि हम जिस तरह उसने हत्या की है उस तरह से उसका बदला हम भी उसको लेके उसको हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब उन लोगों ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने और राजगुरु ने मिलके भगत सिंह ने इस तरह से योजना बनाई कि उसको लाहौर जब से अपने इस कार्यालय से निकले तो उसको गोलियों से भून दिए। अब योजना बन गई, लेकिन देखिए दुर्भाग्य ये हुआ कि वो मारना तो चाहते थे जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इशारा करने वाला जो आदमी था, पहचान कराने वाला आदमी था उनका साथी, उसने उस समय निकल गए। जेम्स स्कॉट को जिस समय निकलना था उसमें सैंडर्स जो कि डिप्टी एसपी था, वो तो एसपी था जेम्स स्कॉट, लेकिन ये सैंडर्स जो है वो डिप्टी एसपी था, वो निकला और जैसे वो निकला तो इशारा कर दिया कि यही है। तो भगत सिंह ने उसको गोली मारी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद एक सिपाही कोशिश किया कि इन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको गोली मार दिया और वो एक सिपाही जो है वहाँ मर गया। और ये भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह वहाँ से किसी तरह से पलायित हो गए और वो ऐसे गायब हुए कि ब्रिटिश सरकार उसको किसी को पकड़ नहीं पाई मौके पे। अब ये ऐसी घटना घटी देश की आज़ादी के समय की आंदोलन में, देश की आज़ादी के आंदोलन में, और ये जो करने वाले कौन थे? ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव और भी ये मौके पे ही थे। अब ये देखिए कि और उनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र उस समय 2007 के पैदा हुए थे भगत सिंह, 2006 में पैदा हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, 2006 में ही पैदा हुए थे राजगुरु और 2007 में या 6 में सुखदेव। ये सब उसी उम्र के थे, करीब 20-21 साल के नौजवान थे। अब आप कल्पना करिए कि 20-21 साल के नौजवानों ने इतना बड़ा वो साहस किया कि ब्रिटिश सरकार का मतलब डिप्टी एसपी और एसपी को मारना कोई एक व्यक्ति को मारना नहीं है, बिल्कुल पूरी सत्ता को ललकारने जैसा है। तो उस सत्ता को ललकारने के लिए और ये दिखाने के लिए देखिए हिंदुस्तान के नौजवानों में साहस की कमी नहीं है। असली भगत सिंह को ही दिखाना था। इसलिए मैंने कहा कि ये पहला आंदोलन जो भगत सिंह का था वो दिखाना था कि नौजवानों में साहस की कमी नहीं है। यह अलग बात है कि वो साहस को हिंसा में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब आपने हिंसा कर दिया, जब उनके नेता को, इतने बड़े नेता को आप बिना केवल प्रदर्शन करने के नाते उनकी हत्या कर दी, तो आप भारत के नौजवानों के साहस को देखिए, वो भी उसका बदला ले सकते हैं। और वही बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया। लाला लाजपत राय का बदला लिया। वो कोई किसी अधिकारी या पुलिस का वो हिस्सा नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने बदला लिया उस चीज़ दिखाने के लिए ब्रिटिश शासन से कि भारत के नौजवानों में साहस की कमी नहीं है। इसीलिए एक आंदोलन को सब समझिए कि इसको जो लोग ये कहते हैं
कि लाहौर हत्याकांड ये या लाहौर के इस दृष्टि से देखते हैं वो बिल्कुल गलत देखते हैं। भगत सिंह जो 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 राजनीतिक पार्टी थी, उनकी राजनीतिक एसोसिएशन ही कहिए, उन्होंने बनाया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था। तो ये एसोसिएशन कुछ का एक राजनीतिक दृष्टिकोण था, और वो दृष्टिकोण था आज़ादी हासिल करने के लिए। तो कोई ये हत्या का दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता। ये अगर वो था, इसलिए उसको बदला लेना हो सकता है। ये हो सकता है कि उनके 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 हिंसात्मक रवैये को जवाब देना हो सकता है। तो ये पहला आंदोलन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने पहला करके दिखाया, और मात्र 20-21 साल की उम्र में ये सारे के सारे उस समय थे। अब इसके बाद आता है दूसरा आंदोलन। समझ, दूसरा आंदोलन उन्होंने क्या किया कि दूसरा आंदोलन जो सेंट्रल असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली जो मैंने अभी आपको बताया कि उस समय अंग्रेज़ों ने भी एक असेंबली बना रखा था जिसमें कि कानून वहाँ से पास होता था, और जिसको वायसराय उस कानून पर जब दस्तखत करते तो वो कानून बनता था। तो एक तरह से डमी एक समझ लीजिए कि संसदों का डमी सदस्यों का एक संगठन था, असेंबली कहिए या संसद कहिए। तो एक डमी टाइप का था जिसको वायसराय जैसा चाहते थे वैसा वो उस हिसाब से चलता था। लेकिन उसमें उन्होंने, भगत सिंह ने कहा कि ये कानून एक आने वाला था उस असेंबली में, एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, मतलब पब्लिक सेफ्टी के नाम से, कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की जनता की सुरक्षा के लिए कानून ला रहे थे। वास्तव में भारत की सुरक्षा के कानून नहीं था। ये जब आतंकियों इस तरह उनको तो भगत सिंह वगैरह को आतंकी मान रहे थे, टेररिस्ट मान रहे थे, ये तो जबकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब ये घटना घटी स्टैंडर्ड्स वाली, तो उन्होंने सोचा कि इसका ये आगे भी फैल सकता है, और इसके लिए देश में, क्योंकि भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने जब स्टैंडर्ड्स की हत्या की थी तो एक बहुत बड़ा उत्साह युवकों में फैल गया था, और हर उस समय जोश आ गया था कि हम बदला लेंगे। तो उनको अंग्रेज डर गए, और उन्होंने ये सोचा कि अगर अगर हम नहीं रोकते हैं अभी शक्ति से, तो ये तो पूरे देश में फैल सकता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी के बिल के रूप में कानून लाना चाहते थे, जिसको कि एक बहुत धड़ पकड़ करके, और जो भी कहीं भी कोई आवाज़ इस तरह से उठावे उसको वहीं उसकी पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया जाए, या उसके किसी भी तरह से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये उद्देश्य था। अब ये भगत सिंह के लोगों का इस आंदोलन को एक तरह से चुनौती थी। जो आंदोलन वो चला रहे थे, जो युवकों में साहस पैदा किए थे, तो उसको एक चुनौती थी कि तुम लोग अगर आगे बढ़ोगे तो तुम लोग को रौंद देंगे। तो ये भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह ने, सब ने, जितने भी क्रांतिकारी थे, विचार किया कि हम असेंबली में एक धमाका करेंगे, ताकि वो समझ जाएं कि हम लोग डरते नहीं हैं, बल्कि हम ये देखे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके खिलाफ उस कानून को रोकने के लिए। अब जिस दिन ये कानून पास होने वाला था, पब्लिक सेफ्टी बिल जब पेश हुआ, बिल पेश होता उसी दिन कानून बन जाता। तो जब ये कानून पेश होने वाला था, उसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो आदमी असेंबली के भवन में घुस गए, और जब वो कानून जैसे पेश हुआ, उन्होंने बम छोड़ा, 2 बम छोड़ा, और बम छोड़ने के बाद एक हंगामा हुआ, बहुत धुआं फैल गया। और उसके बाद उन्होंने एक पर्चे बांटे, और उस पर्चे में पर्चे में यही लिखा था कि जिनको सुनाई नहीं देती है, बहरों को सुनाई नहीं देती है, तो ऊंची आवाज़ में उनको सुनाया जाता है। एक बड़ा भारी मैसेज था कि बहरों, ये सोच लो अंग्रेज सरकार कि तुमको हमारी फीलिंग, हमारी विचारधारा, हमारे सोच, हमारी आज़ादी की जो मांग है उसके बारे में सुनाई नहीं देती है, तो हम ऊंची आवाज़ में भी जानते हैं, आपको सुनाना ही जानते हैं, और बम हमारी आवाज़ है जो कि आपको सुनाने के लिए पूरे ब्रिटिश सत्ता को हम सुनाना चाहते हैं। और देखिए उसका क्या प्रभाव हुआ। उसका ये प्रभाव हुआ कि ऐसे वो बम छूटा तो, और भगत सिंह किसी को मारने की नीयत से नहीं गए थे। वो बम ऐसी जगह उन्होंने छोड़ा कि किसी कोई चोट न लगे। वो चाहते तो वो असेंबली में जहाँ भीड़ थी, जहाँ बैठे थे लोग, वहाँ छोड़ते, नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उद्देश्य दूसरा था ना। उद्देश्य था ही नहीं, उद्देश्य तो ये था कि हमें अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचानी है।
अब जो सबसे बड़ा उस घटना के बाद ये चीज आई सामने, भगत सिंह के बारे में समझ में आई। देखिए, भगत सिंह चाहते तो उस अफरा तफरी में दोनों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वहाँ से निकल सकते थे, बहुत आसानी से निकल सकते थे कि अफरा तफरी मिस गई और धुआं हो गया और जैसे सब लोग निकल गए, आसानी से निकल सकते। लेकिन भगत सिंह हाथ में एक पिस्तौल था और वो पिस्तौल भी लिए थे, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ रहे थे कि ये पुलिस फायर न करते। तो भगत सिंह ने उस पिस्तौल को वहीं मेज पर रख दिया। देखिए, समझने की कोशिश करिए, ताकि ये पुलिस वाले हमको आके हमको पकड़ लें। अब ये मैंने अभी कहा कि ये भगत सिंह ऐसी स्थिति में कर रहे हैं कि इसके पहले सैंडर्स की हत्या हो चुकी थी, भगत सिंह उसमें मुलजिम थे। सैंडर्स की हत्या में उनको मालूम था कि हमें फांसी की सज़ा होनी है। उसके बाद यहाँ बम गिराया उन्होंने, ये भी भगत सिंह को मालूम था कि बम के बाद हमको जब पकड़े जाएंगे तो इसमें भी हमको कठोर दंड होगा। उसके बाद भी भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने अपने को गिरफ्तार कराया। और यही भगत सिंह का, जो मैंने कहा कि जो बलिदान का उदाहरण है, वो इतिहास में नहीं मिलता है। 21 साल का नौजवान ये बताने के लिए असेंबली में बम फेंका और अपने को गिरफ्तार कराया कि नौजवानों देखो, देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है, कितना बड़ा बलिदान करने की आवश्यकता है। ये उन्होंने नौजवानों को संदेश दिया। तो ये बम का जो घटना घटा, ये समझ लीजिए एक बलिदान का भगत सिंह ने दिखाया कि हम आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं, इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हमें अब जीवन मेरा समाप्त होने वाला है, मुझे मालूम है कि अब मुझे फांसी की सजा होगी, मुझे मालूम है कि हमें कठोर से कठोर दंड मिलेगा, हमें मालूम है कि अंग्रेजों की प्रताड़ना मिलेगी क्योंकि पकड़ेंगे तो प्रताड़ित करेंगे। ये सब कुछ जानते हुए भी भगत सिंह ने अपने को गिरफ्तार करा के भारत के नौजवानों को ये समझ और संदेश दिया कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है और इस आज़ादी के लिए बड़ा सा बड़ा बलिदान, अपना जीवन भी न्यौछावर करना हो तो नौजवानों तैयार रहो और नौजवान इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और इस घटना के बाद वास्तव में भारत के नौजवान इतने उत्साहित हो गए, भारत के नौजवानों में वो जो उफान उठा, उसका वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक सेकेंड, और ये भारत के नौजवानों में ये जो घटना घटी, उसके बाद पूरा देश इससे में एक तरह से नौजवानों में अजीब उत्साह उथल पुथल पैदा हो गया। तो ये घटना में आपको बलिदान का, भगत सिंह ने एक बलिदान के लिए आंदोलन किया। अब आइए तीसरे आंदोलन पर। भगत सिंह जब इसमें पकड़ लिए गए, उसके बाद लाहौर में उनका, ये लाहौर में नहीं, पहले तो दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा चला। दिल्ली में मुकदमा चला तो भगत सिंह ने कहा कि मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करूँगा और बटुकेश्वर दत्त की तरफ से एक वकील रखे गए। अब इस बात में भगत सिंह ने क्या बयान दिया, अब उसका बयान उनको बटुकेश्वर दत्त के वकील ने भगत सिंह की तरफ से उसको पढ़ाई। तो ये पूरा जब मुकदमा चला तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी ना। इसके पहले तो कभी कोई नौजवानों ने जाके असेंबली में और या संसद में बम फेंका नहीं था, क्योंकि हिम्मत किसकी थी कि ब्रिटिश साम्राज्य में उसके असेंबली में जाके आप फेंक दीजिए। लेकिन भगत सिंह ने कर दिखाया था। पूरे देश भर में चर्चा होती थी, मुकदमे की सुनवाई जब चलती थी तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। तो भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी से एक जन आंदोलन का जो उनका मकसद ही था, उनका खुद मकसद था कि जन आंदोलन खड़ा हो जाए, तो वो एक जन आंदोलन वास्तव में खड़ा होता जाएगा और लोगों तक, गाँव तक भगत सिंह के, और जो भगत सिंह ने बयान दिया कि आज़ादी के लिए क्यों हमने बम फेंका और क्यों हमने ऐसा किया, ये सारी बातें उनके सामने आने लगी। अब उसके बाद जब ये भगत सिंह, पहले जब वो लोग कैदी बन के गए तो एक राजनीतिक कैदी के रूप में उन लोगों का सुविधाएं मिल रहे थे, अखबार मिल रहे थे, ठीक ठाक से भोजन मिल रहा था। लेकिन जब ये भगत सिंह को सजा हो गई, इस मुकदमे में सुनवाई हुई,
और सुनवाई के बाद भगत सिंह की और बटुकेश्वर दत्त की आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब जब सजा हो गई तो जेलर ने जेल के जो भी व्यवस्था वहाँ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अभी आप सजा हफ्ता है, अब आपको ये सुविधा नहीं जाएगी। और उन्होंने जो राजनीतिक कैदियों के जो सुविधा मिलनी थी उसको ख़त्म करके सामान जो जो सजा हफ्ता कैदियों को सुविधा मिलती है वो उन्होंने उनके लिए निर्धारित कर दी। भगत सिंह वगैरह ने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों, हम लोगों ने जो किया वो राजनीतिक एक आंदोलनकारी के रूप में किया, एक देशभक्त के रूप में किया। और एक आंदोलन करना भी हम ये आंदोलन करना या देशभक्ति कोई बुरी चीज़ है नहीं, हम अपने देश के लिए कर रहे थे, आपको पसंद हो या न हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने अंग्रेजों ने उनको कहा कि नहीं आपको सुविधा दी जाएगी। तो भगत सिंह ने वहाँ एक भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अब वो दिल्ली के जेल में उन्होंने भूख हड़ताल उनके साथियों ने और शुरू कर दिया, और भूख हड़ताल ज़बरदस्त भूख हड़ताल उन्होंने कहा कि हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ तक कि जब यहाँ का मुकदमा ख़त्म हुआ तो जो लाहौर में जो हत्याकांड सांडर्स की जो हत्या हुई थी उसके लिए लाहौर में इनको ले जाना था कि अब वहाँ मुकदमा चलेगा लाहौर में। तो भगत सिंह जब जाने लगे दिल्ली से लाहौर ले जाने के लिए तो उनको स्टेशन पर लाद के लेगा, क्योंकि उनकी भूख हड़ताल चल रही थी, और लाहौर में उनका लाहौर जेल में पहुँचाए गए। तो लाहौर जेल में भगत सिंह का अनशन या भूख हड़ताल टूटा नहीं, वहाँ लाहौर जेल में भी उन लोगों ने उन सुविधाओं के लिए अपना संघर्ष जारी किया। उन सुविधाओं का कारण और भी बहुत सारे जेल में जो दिक्कतें हो रही थी उसको भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों को और अंग्रेजों के बीच में जो जेल में भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव गलत है। उनके साथ दूसरे ढंग से सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, हिंदुस्तानियों को कम सुविधाएं दी रही हैं। तो पूरी जेल व्यवस्था को भगत सिंह ने कहा कि ये जो भारत के हिंदुस्तानी और अंग्रेज में जो इस तरह से भेदभाव हो रहा है, जबकि कानून एक ही है लेकिन आपने भेदभाव कानून बनाया। तो ये उन लोगों ने पूरे उनके साथियों ने सब मिलके एक सब के सब, क्योंकि इस बीच बहुत से जितने उनके हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने साथी थे सब पकड़ लिए गए, चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के। तो काफ़ी साथी पकड़ लिए गए थे और सबको लाहौर जेल में उनको रखा गया कि सब षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। तो वहाँ सारे साथियों ने कहा कि हम लोग अब जेल के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अब देखिए वहाँ भी भगत सिंह ऐसा नहीं है कि आंदोलन को उन्होंने रोक दिया, उस आंदोलन को, क्योंकि लड़ाई तो आज़ादी की और गुलामी की यही होती है कि हम गुलाम अपना जब अधिकारों के लिए लड़ता है तो धीरे धीरे अपने अधिकार के लिए कोशिश करता रहता है, और एक दिन आता है कि वो जिसने उनको गुलाम बनाया तो सारे अधिकार ले लेता है, और जिसने गुलाम बनाया उसको सत्ता छोड़ कर जानी पड़ती है। आप जानते हैं 3 तरह से, मैं आपको बताऊंगी 3 तरह से गुलाम बनाया जाता है। पहला गुलाम कैसे बनाया जाता है कि अज्ञान था, बस कोई अज्ञानी है तो उसको आप गुलाम बना लेंगे क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जो कुछ कहेंगे वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। दूसरा गुलाम कैसे बनाया जाता है, डर से, भय से, कि डरा के धमका के, आपके पास ताकत है तो आप किसी को डरा के उसको आप रखेंगे तो पीछे पीछे रहेगा। और तीसरा गुलामी बनाने का तरीका है कि आप लालच दीजिए, लालच में फंसा रहेगा, वो भी पीछे पीछे चलता रहेगा। खैर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम तीनों तरीके से बनाया था, ज्ञानता भी थी उस समय, डर भी था, लालच भी थे, तमाम लोग जमींदार थे, बड़े बड़े राजा थे, और ये सब लालच में पड़े रहते थे कि किसी को जिम्मेदारी मिल रही है, किसी को पद मिल रहा है, बहुत सारे ये सब चलता ही रहता है जब भी गुलामी के ये दुष्परिणाम है। तो ये जो सारी चीज़ें तो इसलिए भगत सिंह ने कहा कि नहीं, यहाँ भी मैं अधिकारों की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा, अधिकारों की लड़ाई। लेकिन अधिकारों की इस लड़ाई में जो सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए कितना बड़ा संकल्प, देखिए। तो वही मैंने कहा कि दृढ़ता कहते नौजवानों में थे, और एक पूरा 114 बीच में कभी वो भले टूट गया उनका अनशन, लेकिन 114 दिन तक, 65 दिन तो सिर्फ लाहौर में उन्होंने किया अनशन, 114 दिन तक भगत सिंह का यह अनशन, उन लोगों का भूख हड़ताल चला। और एक यतीन दास थे, यतीन दास उसी में मर गए। उस आदमी ने कहा कि मैं कुछ नहीं लूँगा। 63वें दिन यतीन दास ने अपने अनशन में या भूख हड़ताल में उन्होंने जान दे दी, लेकिन उस
शख्स ने अन्य ग्रहण नहीं किया, जबकि तमाम बात ब्रिटिश सरकार की कोशिश होती थी कि इनको सुई लगा के अनशन तोड़ो, इनको किसी तरह से खिला दो, इनको पिला, किसी तरह हर तरह की कोशिशें होती रहती थी, लेकिन इन नौजवानों ने नहीं तोड़ा। अंत में भगत सिंह को वहाँ फांसी हुई। भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, 3 नौजवानों को फांसी हुई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई लाहौर में। तो अब ये देखिए, ये संकल्प देखिए कि वो आज 21-22 साल के नौजवानों में आप देखिए कि इतना बड़ा संकल्प ये अपने आप में अद्भुत है कि नहीं है। यही भगत सिंह के आंदोलनों की खूबी है कि भगत सिंह 3 संदेश इस देश को ऐसा जबरदस्त दिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कितना बड़ा मंत्र है। पहला कि साहस, दूसरा उनका था आत्म बलिदान, और तीसरा दृढ़ संकल्प। आज मैं बार बार कहता हूं कि जब हम गांव सरकार के अभियान को आंदोलन चलाने की बात करते हैं तो क्या हमारे नौजवानों में ये तीनों में कुछ भी नहीं है? क्या उनके अंदर साहस नहीं है? क्या उनके अंदर वो साहस की कमी है? अगर साहस मैं नहीं मानता उनके अंदर साहस की कमी है, मैं जानता हूं उनके अंदर साहस है, लेकिन उनके साहस को मैं चाहता हूं, मैं उनको जगाना चाहता हूं कि उनके साहस का जागृत हो और इस आंदोलन में, गांव सरकार बनाने के आंदोलन में वो आगे बढ़े। उसी तरह मैं ये भी जानता हूं, जैसे भगत सिंह ने जो आज संदेश दिया आत्म बलिदान का आज जान देने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने तो प्राण दे के बलिदान किया, इतना बड़ा बलिदान की जरूरत भी नहीं है। आज तो आप आवाज़, साहस हो जाए आप में अपनी आवाज़ उठाने का। थोड़े बहुत जो लोगों को मान लीजिए आप उठेंगे तो कुछ लोग आपको टांट कसेंगे कि चले हैं गांव सरकार बनाने, कुछ लोग आपको अपमानित करेंगे, हो सकता है कभी पुलिस से आपका मुठभेड़ हो जाए। तो ये कौन सा बलिदान है? ये तो छोटे मोटे जीवन में होते ही रहते हैं। जिसको भगत सिंह अगर जान दे सकते हैं देश की आज़ादी के लिए, तो गांव की आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए गांव सरकार बनाने का मतलब है गांव की आज़ादी है ना। तो क्या गांव की आज़ादी के लिए अभी छोटे मोटे बलिदान नहीं कर सकते? तो भगत सिंह का ये संदेश था। तीसरा है जो दृढ़ संकल्प। अगर आपने सोच लिया है भगत सिंह जैसा दृढ़ संकल्प, 116 दिन भूखे रहते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि गांव सरकार बनाने के अभियान में आप जुटिए तो भूखे रहिए, आप अपने घर रहिए, अपने छोटे से गांव में अपनी दैनंदिनी करते रहिए, लेकिन संकल्प रहिए कि हमें गांव के आज़ाद कराना है। बार बार मैं कहता हूँ भारत आज़ाद, गांव गुलाम। तो इस गांव की मुक्ति कौन कराएगा? तो गांव के मुक्ति कराने के में आप ही को कराना है। तो इसीलिए आप गांव को मुक्त कराने के लिए जो दृढ़ संकल्प हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई नहीं रोक पाएगा भारत। दृढ़ संकल्प जिस दिन आप नौजवान हो गए तो इनको ये उपलब्धि हमें मिलेगी। तो इसलिए साथियों, ये भगत सिंह के इस आंदोलन को आप देखिए, समझिए। फिर एक बार कहूँगा, साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प। भगत सिंह ने इतना बड़ा संदेश भारत के नौजवानों के लिए दिया है जो कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कृतज्ञ रहेगी। और आप भी भगत सिंह सिखाए गए इस रास्तों पर चल के आपको जो इस रास्ते में पसंद आए, जिस तरह से आपको आंदोलन करने का पता है, लेकिन ये तीनों गुण हैं, तो आंदोलन का तरीका आप खुद तय करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं नहीं बताऊँगा किस तरह से आप आंदोलन करिए। आंदोलन का तरीका आप खुद तय करिए और इन विचारों को लेकर आगे बढ़िए। तो निश्चित रूप से एक दिन गांव की सरकार बनेगी, और गांव की सरकार बनेगी तो गांव एक तरह से हमारे स्वर्ग बन जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।